हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं सरिता और आज हम करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। हम इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में करेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, भी कहाँ पर ये यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स और डायग्राम के साथ इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए इजी एंड डीप वे, और फेसबुक से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी। और प्लीज हमारे चैनल को इजी एंड डीप वे को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सके। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो अगर बीएड के अंदर आपका क्वेश्चन आता है तो वो या तो 8 या 4 मार्क्स में, जैसे 8 मार्क्स में आपको डिवाइड करके देगा, वो 16 मार्क्स में आता है, तो और 4 मार्क्स में कंपल्सरी क्वेश्चन में आता है। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे जाएंगे कि व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, व्हाई इज दिस असेसमेंट एन एसेंशियल पार्ट फॉर इफेक्टिव टीचिंग, यानी रचनात्मक आंकलन क्या है, प्रभावी शिक्षण के लिए यह मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है 4 मार्क्स में कि व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट में बता सकते हैं, मीनिंग लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं और उसकी इफेक्टिवनेस बता सकते हैं, फीचर्स बता सकते हैं। और व्हाट इज समेटिव असेसमेंट, हाउ इज द असेसमेंट हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स, यानी योगात्मक मूल्यांकन क्या है, छात्रों के लिए मूल्यांकन कैसे सहायक है। तो यह मूल्यांकन तो यही है, अलग अलग तरीके से डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया है और आगे भी बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही ये पूछे जाने की उम्मीद है। तो देखते हैं क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूसली, यानी कि लगातार हम जब कोई असेसमेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं फॉर्मेटिव। और समेटिव का मतलब होता है यूज्ड एट द एंड, कि जो एंड में होती है। देखो अगर हम जनरल लाइफ में देखें तो मान लो हम कहीं पर जाते हैं, मैगी होती है, तो जब कोई शेफ है वो मैगी बनाता है तो वो मैगी बनाते बनाते उसको टेस्ट करता है, नूडल्स को टेस्ट करता है, तो वो क्या करेगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट करेगा, क्योंकि अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो वो उसको क्या कर सकता है, सुधार सकता है। लेकिन अगर वो नूडल्स बनाने के बाद वो किसी गेस्ट के आगे प्रेजेंट करता है तो वो क्या होगा, वो उसके समेटिव होगा, यानी कि फाइनल होगा असेसमेंट। उसके बाद वो उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। तो वो अच्छी है, बुरी है, क्या है, वो सारी बाद में पता चलेगी। तो ये जनरल लाइफ में हमारा फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट को यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम स्टडी की बात करें तो स्टडी में फॉर्मेटिव असेसमेंट को क्यों यूज करते हैं, टू इम्प्रूव लर्निंग, यानी कि हमारी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे हम अगर मान लो हमारे स्कूल्स में हम थे, यूनिट टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, उनसे क्या होगा, अगर हमारे चैप्टर के बाद जो भी टेस्ट, जो चैप्टर इंक्लूड होता है, अगर हमें समझ नहीं आया या हमारी जो भी कमी है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में पता चल जाती है उस टेस्ट के बाद कि भाई हाँ ये टॉपिक यहाँ पर हम वीक है और यहाँ पर हम क्या है, स्ट्रोंग है। लेकिन जो समेटिव होगा उसमें सीधी ग्रेड दी जाती है कि भाई जितना का पूरा सिलेबस है, चाहे आपने कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, चाहे आपको आता है या नहीं आता, वो फाइनली सारा सिलेबस आपको करवाया जाएगा और लास्ट में उसके ग्रेड्स दिए जाएंगे। उसके थ्रू आपको पास और फेल का पता चलेगा। तो ये हम लर्निंग में इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट को अगर आपको एग्जाम में लिखना आ जाए तो वो कैसे लिखना है। बाकी जो अगर मैंने डायरेक्ट बता दिया, ये आपका बेस क्लियर हो चुका है। एचटेट, सीटेट, केवीएस, एसएसबी किसी भी एग्जाम में आ जाए वो उसको आप ऐसे ही क्वेश्चन सिंपली आएंगे बता सकते हो कि जो ड्यूरिंग द किसी भी प्रोसेस के होता है वो फॉर्मेटिव और जो एंड में होता है वो समेटिव। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या बताया गया है, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑनगोइंग यानी कि चलता ही रहता है ये, एंड कंटिन्यूस, कंटिन्यूस भी कह सकते हैं हम, जो लगातार होता है, और रेगुलर प्रोसेस, बिल्कुल रेगुलर होता है, जैसे वीकली लगा सकते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं हमारे, चैप्टर्स के बाद हमारे टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, इस तरीके से। यूजुअली कैरिड आउट बाय द टीचर टू कंटिन्यूसली मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन अ नॉन थ्रेटनिंग एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। नॉन थ्रेटनिंग कैसे होगा कि भाई मान लो बच्चे को डर नहीं होता कि भाई मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, मैं प्रमोट नहीं हो पाऊंगा, नहीं, उसने टेस्ट दिया, उसकी सिंपल सिर्फ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चल जाएगा और अगर कहीं वीकनेस है तो वो उसको इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है,
फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि भी किसी भी चीज की कंस्ट्रक्शन करना। फॉर्मेशन मीन्स कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ एनीथिंग। भी हम कोई भी चीज है, हमने कोई भी सब्जेक्ट है, कंटेंट है, कंसेप्ट है, सिलेबस है, वो हमने तैयार किया, उसी के बेसिस पे हम अगर मान लो अब बीएड के एग्जाम चल रहे हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए ना कि सिलेबस कितना है, क्या सारी चीजें हैं। अब एक तो आप फाइनली देने जा रहे हो एग्जाम, आपका बीएड का रिजल्ट आता है, और एक आप बीच बीच में जैसे वीडियोस देखते हैं, वीडियोस के बाद आप क्वेश्चंस लगाते हैं, इसको लिख के प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपको कमियों का पता चल जाता है। तो वो हो जाएगा कि फॉर्मेशन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ एनीथिंग। एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कंस्ट्रक्टेड इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम के अंदर, क्योंकि ये क्लासरूम के अंदर यूज की जाती है असेसमेंट को, क्या कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो क्या कंस्ट्रक्ट किया जाता है, नॉलेज को और कंटेंट को। कंटेंट क्या होता है, वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, हमारा सिलेबस है, सब्जेक्ट मैटर है, कुछ भी है, इज कंस्ट्रक्टेड इन द क्लासरूम एंड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। तो इसने क्या वर्ड यूज किया है, ड्यूरिंग। तो ये याद रखना, फॉर्मेशन का, फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट नॉलेज or that understanding among the students the assessment is carried out by the teacher। बिल्कुल, तो जब भी हमने वो नॉलेज, वो कंटेंट कंस्ट्रक्ट किया, हमें वो चीजें समझ आई, जैसे एग्जाम जो टीचर होता है वो क्या होता है, वो आता है अपना सारा टॉपिक, लेसन प्लान पहले से ही डिसाइड करके आता है, तो उसने बच्चे को पढ़ाया। अब मैंने ही जैसे मान लो ये सारा का सारा पीपीटी तैयार की, मैंने आपको पढ़ाई, अब आपको कितना समझ आया ये पता करने के लिए मैं क्या करूंगी, कोई आपका टेस्ट कंडक्ट कर लूंगी। ठीक है, जैसे मॉक टेस्ट हो गया, हमारी सीरीज पड़ी भी हुई है काफी सारी मॉक टेस्ट की, आप चैनल पे देख सकते हैं, जिससे आपके सारे के सारे बिल्कुल कंसेप्ट से सारी चीजें समझ आएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, दैट सॉर्ट ऑफ असेसमेंट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि भी देखो, यूजिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट हम क्या करते हैं, जो मान लो हमने क्या पढ़ा भी, क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर हम क्या करते हैं, टू इम्प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स के आउटकम्स को। तो ये फिर से रिपीट हो जाएगा, स्टूडेंट आउटकम्स इन क्लासरूम टू इम्प्रूव, यानी कि हम क्या करते हैं कि भाई क्लासरूम के अंदर बच्चे ने क्या सीखा है वो देखने के लिए और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज किया जाता है। और ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप देख सकते हो कि भाई ये कंटिन्यूटी में चलता रहता है। फिर देखते हैं हम कि भाई हमने जब ये कंटिन्यूसली हमने जज कर लिया, बच्चे का टेस्ट ले लिया, तो पता चल जाता है बच्चे को भी और टीचर को भी कि वेयर एम आई गोइंग, कि क्या मैं नेक्स्ट भी जो मुझे टीचर ने पढ़ाया वो समझ आया कि नहीं, मैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, या फिर वेयर एम आई नाउ, कि अब मैं कहाँ पर हूँ, जो मैंने पढ़ाया वो मैंने ठीक पढ़ाया, बच्चे को ठीक समझ आया या नहीं, और हाउ डू आई क्लोज द गैप, कि अगर नहीं वो समझ आ रहा बच्चे को, तो वो जो डिफरेंस है, वो क्या कमी है, कि मैंने अच्छे से डायग्राम नहीं समझाया या फिर डायग्राम की तरह मैंने अच्छे से उसको प्रेजेंट नहीं किया, हिंदी में नहीं, तो वो सारी की सारी अगर कोई कमियां हैं तो मैं वो उसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये डायग्राम आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में समझने के लिए कि क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिर देखते हैं, इट इज अ रेंज ऑफ फॉर्मल, बिल्कुल, तो ये रिटन टेस्ट भी हो सकता है और इनफॉर्मल यानी कि ओरल टेस्ट या फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई भी है सिर्फ रिटर्न में ही लेके, जैसे हम बच्चे से कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, भाई क्या होता है क्वेश्चंस में, कि भाई कहाँ थे हम, क्या, तो इससे बच्चे की अटेंटिवनेस भी पता चलती है क्लासरूम के अंदर। ठीक है, एम्प्लॉयड बाय द टीचर ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू मॉडिफाई टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज टू इम्प्रूव स्टूडेंट अटेनमेंट। बिल्कुल, तो अभी हमने पढ़ा, तो किस लिए होता है ये, स्टूडेंट्स की अटेनमेंट यानी कि अचीवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, कि भाई हाँ वो, और अगर वो अच्छा है तो वो और भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट होगा वो सिर्फ छोटे टॉपिक में से नहीं आएगा, वो पूरे सिलेबस में से आएगा, तो वो उसको पहले हम छोटा टॉपिक करवाएंगे तभी तो पूरे सिलेबस को उसको याद रखने में हेल्प मिलेगी। द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट लर्निंग and should not be evaluate and rank or certify or grade the student। तो अगर पूछ ले कि पर्पस क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, एम क्या होता है, कि इस बच्चे की लर्निंग को, स्टूडेंट की लर्निंग को, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ना कि उसको रैंक, सर्टिफाइड और ग्रेड देना, यानी कि सिर्फ उसको कितने मार्क्स आए, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है कि नहीं, ये नहीं देखना, ये देखना कि भाई इसको कितना समझ आया। ठीक है, फिर है इसमें
फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फीचर्स आप इसमें जो मीनिंग में लिखा हम उसको भी उठा के डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर समझ में आया है तो आपको, चाहे मेरिट्स पूछ ले चाहे डीमेरिट्स पूछ ले, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर भी देख लेते हैं इसके फीचर्स, विशेषताएं। इट इज अ डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक क्या होता है? ढूंढना, भी हम कमियों को ढूंढते हैं। फिर रेमेडियल, जो हमने उसकी कमियां ढूंढी उसको रेमेडी करना, यानी कि उसको जो भी उसकी वीकनेसेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना। एंड एंश्योर्स प्रोविजंस फॉर इफेक्टिव फीडबैक। बिल्कुल, तो फीडबैक भी लेना कि बच्चे को जो समझ आया है या नहीं आया है, सारी की सारी, जैसे हम आपसे बोलते हैं भी कमेंट्स के थ्रू हमें बताइए कि भाई कोई कमी तो नहीं है जो हमने पढ़ाया है, या फिर अच्छा लगा है तो भी हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में हम क्या कह सकते हैं, अगर आप इसके पॉइंट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं कि लर्निंग डिफिकल्टीज एंड कॉजेज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट इसमें हेल्प करती है कि कहाँ बच्चे को डिफिकल्टी आ रही है, परेशानी हो रही है लर्न करने में, और उसके कारण क्या है। ठीक है, फिर है इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर ओन लर्निंग। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम बच्चे से बीच बीच में पूछते रहते हैं, चाहे वो ओरल फॉर्म में ही हो, ऑब्जर्वेशन फॉर्म में है, तो हम उससे बच्चे की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का पता लगा सकते हैं। इट एनकरेजेस इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड सेल्फ एस्टीम, कि बच्चों के अंदर खुद ही एक मोटिवेशन और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि भाई हाँ, हमने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है और हम इसको आगे भी कंटिन्यू ऐसे ही रख सकते हैं। इट एनकरेजेस, बढ़ावा किसको देती है ये? स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द क्रिटेरिया दैट विल बी यूज्ड टू जज देयर वर्क। बिल्कुल, तो बच्चे खुद ही अपने काम को, अपनी चीजों को समझ सकते हैं, जज कर सकते हैं। फिर है इट ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर वर्क आफ्टर दे गेट द फीडबैक। बिल्कुल, अगर मान लो बच्चे ने अब टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद क्या है, उसको पता चल जाएगा कि भाई हाँ मैंने कहाँ कमी रखी, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि वो उसको इम्प्रूव कर सकता है। फाइनल एग्जाम देने के बाद तो सीधा फिर अगली ही क्लास में प्रमोट होगा या नहीं होगा। मान लो अगर परसेंटेज कम भी आती है तो हम ऐसा नहीं ना कि पूरा साल लग के फिर दोबारा से हम उसको इम्प्रूव करेंगे, या फिर सोचेंगे कि नहीं नहीं क्या करना है इम्प्रूव करके। लेकिन फॉर्मेटिव में क्या है, अगर मान लो एक टेस्ट नहीं भी होता है तो अगली बार हम उसको अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, फाइनल तक हम उसको और बेहतर बना सकते हैं। द पर्पज ऑफ असेसमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। तो ये हमने मीनिंग में भी डिस्कस किया था कि भाई क्या पर्पज होता है इसका, स्टूडेंट्स की क्वालिटी, लर्निंग क्वालिटी, यानी कि भाई हम जो पढ़ा रहे हैं वो कितना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सिर्फ हमें ये देखना है, ये नहीं देखना कि भाई हमें सिर्फ मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट क्या होता है? सम का मतलब ही क्या होता है? सम टोटल। तो सम टोटल यानी कि पूरे एंड में, लास्ट में पूरी जो भी उसकी जो परफॉर्मेंस है, लर्निंग है, सबको जज करना, किसके थ्रू? ग्रेड्स के थ्रू। ठीक है, या फिर स्कोर्स के थ्रू, मार्क्स के थ्रू, सर्टिफिकेट के थ्रू हम क्या करते हैं, बच्चे को एंड में जज करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। It refers to the assessment of learning that sums or summarize, ठीक है, the development of students at a particular time। तो देखो उसने साफ साफ बोला है कि क्या करते हैं, वो सम करते हैं, यानी कि एंड करते हैं उसको, मतलब पूरे साल का एक, मतलब एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लेते हैं हम बच्चे का, और समराइज करते हैं भी उसकी हर एक चीज को, हर एक परफॉर्मेंस को, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, चाहे वो सब्जेक्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में कैसा है, सबका रिजल्ट फाइनल करके हम उसको देते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो पर्टिकुलर टाइम ये वो सेमेस्टर सिस्टम में भी हो सकता है और वो एनुअल सिस्टम में भी हो सकता है, वो जॉब के अंदर भी हो सकता है, जैसे जॉब एनालिसिस करते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ असेसिंग एंड सर्टिफाइंग और ग्रेडिंग और रैंकिंग द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम at the end of semester, एनुअल एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम। ठीक है, तो ये मैं बता चुकी हूँ कि इसमें ग्रेड्स के थ्रू, तो मैंने बताया था अभी कि ये ग्रेड्स के थ्रू फाइनल इनको क्या करते हैं हम, मार्क्स वगैरह दे के चीजों को, चाहे वो एनुअल हो, चाहे वो सेमेस्टर हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, उसको फाइनल परफॉर्मेंस का पता चलता है स्टूडेंट्स की। फिर द टेस्ट यूज्ड इन द असेसमेंट आर कॉल्ड समेटिव असेसमेंट। तो जो टेस्ट यूज किए जाते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, समेटिव असेसमेंट। ठीक है, generally summative assessment is asked by students at the end of a course or academic year to demonstrate the sum of what they have learned। बिल्कुल, तो इसमें क्या है, देखो हमने फॉर्मेटिव में क्या पता था, चला था कि भाई हमें ये पता चल जाता है कि हम कहाँ पर हैं,
वेयर एम आई, वेयर आई कुड बी, मतलब हम कहाँ पर, हमारी परफॉर्मेंस कैसे, ये पता चल जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें पता चल जाता है बच्चे को कि भाई जो स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है, जो एकेडमिक, जो पूरा साल की जो एंड में पता चलता है, उसके थ्रू हम उसका क्या, व्हाट दे हैव लर्नड, उन्होंने क्या सीखा वो पता चल जाता है। ठीक है। Summative means sum total, हम पढ़ चुके हैं। Such type of assessment which is carried out at the end of a particular unit, session, semester or at the provision of completion of learning experiences. Such type of assessment is called summative assessment. देखो आप बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में लिखोगे, थोड़ा सा इसको बता सकते हो कि ये इसका मीनिंग है, ये इसका एग्जाम्पल दे देना है। एक भी क्या होता है, ये ईयर एंड पे होती है, एग्जाम्स के थ्रू होती है। ये मैंने एग्जाम्पल्स को ही बताया है कि भाई क्या होते हैं, ये सेशन वाइज, सेमेस्टर वाइज हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फीचर्स ऑफ समेटिव असेसमेंट। तो फीचर्स में भी मैंने पहले ही बताया कि चाहे वो इंपॉर्टेंस पूछ ले, चाहे नीड पूछ ले, फीचर्स पूछ ले, एडवांटेज पूछ ले, हम अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो हम अपनी तरफ से बना सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, इसमें क्या करते हैं, सम टोटल होता है, ये एंड में करते हैं, बच्चे को प्रमोट किया जाता है, ग्रेड दी जाती है, रैंक दी जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने के लिए। ठीक है। तो वही हम इसके फीचर्स में लिख सकते हैं। द रिजल्ट आर यूज्ड फॉर रैंकिंग और ग्रेडिंग द स्टूडेंट, बिल्कुल। असेसमेंट ऑफ लर्निंग परफॉर्मेंस विच इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ कोर्स और यूनिट ऑफ अ कोर्स। ठीक है। तो आप और भी पॉइंट्स बना सकते हैं, इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं, इसका यूज बता सकते हैं। तो आपको जितने मार्क्स में पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें लिख सकते हो। फाइनली हम क्या देख लेते हैं, अगर मान लो आपसे एग्जाम में दोनों पूछ ली जाए तो आप डिफरेंशिएट क्या कर सकते हो दोनों के बीच में। तो सबसे पहले देखो यूज, तो क्या होता है ये यूज, इट इज यूज टू डिटरमाइन हाउ मच द स्टूडेंट हैव लर्नड एंड व्हाट दे स्टिल हैव टू लर्न। बिल्कुल। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्योंकि ड्यूरिंग द कोई भी जो एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, ये उसके दौरान होती है असेसमेंट। ठीक है। तो उससे पता चल जाता है कि भाई बच्चे ने कितना लर्न कर लिया और कितना लर्न करना बाकी है, मतलब इंप्रूवमेंट कर सकता है बच्चा उसमें। और समेटिव में क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन अ स्टूडेंट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस इन अ सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड कोर्स। बिल्कुल। तो पूरा सिलेबस का ही इसमें क्या होता है, टेस्ट लिया जाता है, एग्जाम होता है, तो उसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस का पता चलता है। लेकिन इसमें क्या है, बच्चा अगर किसी एक यूनिट में किसी उसमें वीक है तो वो उसको क्या है, इंप्रूव नहीं कर सकता। फिर है इवेल्युएशन। तो जो FA जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, इसमें ग्रेड्स डू नॉट कैरी मच वेटेज। क्यों? क्योंकि जो ग्रेड्स होती है वो तो फाइनल प्रमोशन के लिए, सर्टिफिकेट के लिए दी जाती है ना, ये तो सिर्फ मार्क्स वगैरह जो मिलते हैं इससे बच्चे की सिर्फ इंप्रूवमेंट में हेल्प मिलती है। जबकि ऐसे में क्या होता है, एम्फेसिस यानी कि जोर दिया जाता है किस पे, ग्रेड्स और रैंक पे, क्योंकि ग्रेड्स आर द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द रीडीनेस फॉर द स्टूडेंट्स टू टेक स्टेट वाइज। रीडीनेस यानी कि वो तैयार है कि नहीं, यानी कि आगे जाने के लिए कितना तैयार है वो पता चल जाता है किससे, ऐसे के थ्रू। फिर है फ्रीक्वेंसी। तो इट फ्रीक्वेंटली एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग, तो ये वर्ड आ गया ना ड्यूरिंग। तो कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन MCQ की फॉर्म में पूछ ले, HTET, CTET, KVS वगैरह में, तो वो ड्यूरिंग जहां भी होगा तो उसका मतलब क्या होगा, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होगा। ठीक है। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही होता है। भी जैसे मैं अब सिखा रही हूँ, मैं साथ में आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि भाई बताइए फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है, ड्यूरिंग द एग्जाम होता है, एट द एंड होता है, तो आप बताओगे कि भाई ड्यूरिंग द एंड होता है, तो वो उसी टाइम आपको मैं जज कर सकती हूँ। अभी मैं आपके कमेंट्स नहीं देख सकती, लेकिन अगर मैं लाइव आपको सेशन लूँ तो लाइव में आप मेरे को साथ में ही बता सकते हो उसका आंसर, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई हाँ आपको कितना समझ आ रहा है। लेकिन समेटिव में क्या, अगर मान लो मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के बाद आप ये वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद उसको आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, जो कि मुझे क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। तो वो जो आप कमेंट करोगे और मैं उनको पढ़ूंगी, रिप्लाई करूंगी, तो वो क्या होगा, समेटिव असेसमेंट होगा। तो अगर मैं लाइव पढ़ा रही होती और आप मुझे लाइव आंसर करते साथ की साथ, तो वो हो जाता फॉर्मेटिव असेसमेंट। लेकिन अब मैं लाइव नहीं पढ़ा रही, रिकॉर्डेड सेशन है, ये आप उसको देख के कमेंट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, समेटिव असेसमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट है ऑडियंस। इस ऑडियंस का मतलब क्या है कि भाई ये किसके द्वारा की जाती है, इट इज लेस फॉर्मल, कम फॉर्मल होती है। क्यों होती है ये, कंडक्टेड एट द स्कूल लेवल बाय द क्लासरूम टीचर, क्योंकि इसको क्लासरूम टीचर की तरफ, जैसे मान लो मैं हूं, अब मैंने बताया कि अब मैं ही आपसे कोई क्वेश्चनिंग पूछ लूं,
तो वो क्या हो जाएगी, भाई ये फॉर्मल है, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मेरे को आंसर करें। लेकिन इसमें क्या होता है, समेटिव में क्या होता है कि एग्जाम, जब आप बीएड का एग्जाम देने जाओगे और एग्जाम में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो हो सकता है कि भाई जो मैंने पढ़ाया हो तो इसी से रिलेटेड, लेकिन इसके अंदर से ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो मोर फॉर्मल होता है कि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो कहीं से भी हो सकती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे वो स्टेट अथॉरिटी लेवल हो, कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या बताई गई, इट कैन बी फ्लेक्सिबल एज पर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट। बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स जब चाहे कह सकता है कि मैम टेस्ट ले लो, मैम फर्स्ट यूनिट का ले लो, 2 यूनिट्स का ले लो, आज मत लो, मंडे को ले लो। मतलब ये बच्चे के हाथ में होता है कि अगर बच्चे को आता है, मैम क्लासेस में पूछ लेती है तो वो लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपके लिए मॉक टेस्ट सेट कर दिए, अगर मैंने कुछ मॉक टेस्ट डाले भी हुए हैं तो वो आपके हाथ में, आप चाहो तो दे सकते हो, ना चाहो तो मत दो। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है समेटिव, इट इज इनफ्लेक्सिबल। बिल्कुल, अब टेस्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है, जैसे एचटेट की डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है 2-3 जनवरी को, तो अगर आपने वैसे हाथ में तो ये भी आपकी भी फॉर्म फिल मत करो, आप नहीं दोगे एग्जाम, लेकिन अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप 2-3 जनवरी को ही एग्जाम दोगे, अपनी मर्जी से एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसलिए इनफ्लेक्सिबल होता है, 1 टेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट। बिल्कुल, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो स्टेट वाइज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, कंट्री, सभी के लिए एक ही टेस्ट होगा। यूनिफॉर्म वेट ऑफ कंडक्टिंग एक ही तरीके से होगा, एंड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ इंटरप्रेटिंग टेस्ट सीरीज। बिल्कुल, तो सभी चीजें सबके लिए कॉमन होगी। अब आता है गोल पे, इट इज प्रोसेस ओरिएंटेड और इट इज आउटकम ओरिएंटेड। कैसे, अब देखो प्रोसेस क्या है, ये कंटिन्यूटी में चलता रहता है, तो इसमें ज्यादा फोकस किस पे किया जाता है कि भाई उसको इम्प्रूव कर सकते हैं हम, उस जो भी स्टूडेंट्स है उसकी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन ये क्या आउटकम यानी कि फाइनल रिजल्ट देता है, ये इसको इम्प्रूव करने में क्या होता है, हमें पूरा साल लगाना पड़ता है, तभी हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई फॉर्मेटिव होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा मतलब लगातार चलता रहता है, और समेटिव एट द एंड पे होता है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में इसका एग्जांपल दिया था कि अगर हम जो डेली लाइफ में अगर देखें, तो डेली लाइफ में हमने क्या देखा था इसको कि भाई हम मैगी बनाता है कोई भी, या नूडल्स बनाता है, तो हम कोई खाना ही बना रहा है, तो खाना बनाते हुए अगर हम बीच बीच में चेक कर लेते हैं किसी गेस्ट से या किसी भी को प्रेजेंट करने से पहले, हम उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन फाइनली देने के बाद वो उसका फाइनल रिजल्ट ही बताएगा, गेस्ट ही बताएंगे कि भाई ये कैसा बना। और लर्निंग में क्या यूज करते हैं हम इसको कि भाई इंप्रूव हो जाता है फॉर्मेटिव में, और समेटिव में ग्रेड्स दी जाती है। ठीक है, तो आई होप ये सारे के सारे आप टॉपिक आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को इजी एंड डीप वे को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम से मिल सके। हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे जल्दी से जल्दी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, और हमें कमेंट्स भी के थ्रू बताइए कि भाई आपको ये कैसे समझ आया है। थैंक यू।